Yes, guys, now let us start with Accounting Standard 25 Interim Financial Reporting in your marathon revision session of Accounting Standards. So चलिए शुरू करते हैं IFR Interim Financial Reporting. सबसे पहले ये स्टैंडर्ड में हम क्या सीखने वाले हैं सर? ये स्टैंडर्ड में आप सीखोगे कि एक इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म और कंटेंट क्या होता है, मतलब कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट होता है. बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि कौन से एंटिटी को ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, मतलब किसको IFR बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए. द स्टैंडर्ड डज नॉट फोकस ऑन दैट. द स्टैंडर्ड ओनली फोकसेस ऑन व्हाट शुड बी द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर IFR. तो सबसे पहले सर ये जो इंटरिम स्टेटमेंट है ये क्यों बनाना पड़ता है? सर ये बनाना पड़ता है अगर आपका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है तो, करेक्ट, या तो फिर आपका किसी के साथ कोई एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के हिसाब से यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो यहाँ पर इंटरिम का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पर इंटरिम का मतलब होता है अ पीरियड विच इज शॉर्टर देन द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड. तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पीरियड का इंटरिम स्टेटमेंट बना रहे हो विच इज ऑब्वियसली अ पीरियड लेस देन 12 months, it is called as what? An interim period. Correct. So generally an entity may be required to present IFR due to contractual terms entered into with others. Like for example, अगर आप एक listed company हो तो because of the SEBI listing agreement आपको अपना financial statements interim basis पे बनाना पड़ता है. या फिर अगर for example आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक आपको बोलेगा कि भैया आप मेरे को 3-3 महीने का या 4-4 महीने का या 1-1 महीने का इंटरिम स्टेटमेंट्स देते जाओ, सो दैट मेरे को मालूम पड़े कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि मैंने आपको इतना बड़ा लोन दिया हुआ है तो उसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी उसका भी तो मेरे को मालूम करना चाहिए. दैट इज द रीजन वाई वो लोग अपना इंटरिम स्टेटमेंट्स डिमांड करेंगे. बट एक लिस्टेड कंपनी को तो मैंडेटरी होता है एज पर द सेबी लिस्टिंग अग्रीमेंट. कुछ क्लॉज नंबर 41 of the SEBI listing agreement requires the company to prepare quarterly financial statement. तो उन्होंने SEBI वालों ने interim statement को define किया quarterly. तो 3 महीने का statement is called as quarterly, but AS25 ने इसको define नहीं किया है. AS25 सिंपल बोलता है कि interim financial report is for a period less than 12 months. तो 12 महीने से कम का अगर आप financial statement बना रहे हो तो वो एक interim statement है. But as per SEBI requirements, interim statement is equal to quarterly statements. राइट नाउ फॉर्म एंड कंटेंट या तो पूरा बनाओ फुल बेसिस पर या तो कंडेंस्ड बेसिस पर बनाओ. फुल बेसिस मतलब एक प्रॉपर बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स एज पर शेड्यूल 3 एंड AS रिक्वायरमेंट्स, पूरा का पूरा बनाओ. नहीं तो कंडेंस्ड बेसिस बनाओ, शॉर्टकट में बनाओ, हेडिंग सब हेडिंग्स डालो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इन रियल लाइफ गो फॉर कंडेंस्ड बेसिस. कोई भी फुल बेसिस पर नहीं जाता है रियल लाइफ में, क्योंकि फुल बेसिस में क्या है यार, साल में कितनी बार बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक एनुअल और ये 4 इंटरिम, तो 5 बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा वो? बेटर क्या है, यू कैन गो फॉर कंडेंस्ड. शॉर्टकट में हेडिंग्स दे दो, सब हेडिंग्स दे दो, कहानी खत्म. लाइक फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेन हेडिंग दिया, अमाउंट दे दिया, कहानी खत्म. इंटरनल डिटेल देने की जरूरत नहीं है. करंट एसेट्स डिटेल दे दो, बात खत्म. अंदर बैंक कितना, इन डेटर्स कितना, रिसीवेबल कितना, वो सब बताने की जरूरत नहीं है. सीधा करंट एसेट का फिगर यू कैन शो एंड सो ऑन. बट इसके साथ साथ यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑफर द EPS विच इज कंप्यूटेड एज पर AS20 ऑन द फेस ऑफ P&L and selected explanatory notes are provided. Selected explanatory notes mandatory है. So आप आपके सामने देख सकते हैं, right? So what are the selected explanatory notes? Sir ये आपको compulsorily offer करना होता है. So the following selected explanatory notes are required to be given. Now what are the selected explanatory notes? Sir यहाँ पर है ना, आप लोगों को कुछ important data, material data disclose करना पड़ता है. आपको एक detailed notes to accounts बनाने की जरूरत नहीं है, right? बट आपको जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उतना डिस्क्लोज करना है. तो अगर किसी को डिटेल्ड नोट्स टू अकाउंट्स देखना है उसको बोलने का पिछले साल का जाके देख लो, क्योंकि आपका जो मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर आपने पूरा डिटेल भर के दिया रहेगा, करेक्ट. तो यहाँ पे वापस इंटरिम में आपको पूरा डिटेल भर के देने की जरूरत नहीं है. सो उसमें क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना है, देखिए सबसे पहले
आपको ये बताना है कि जो यू हैव फॉलोड द सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एज अडॉप्टेड इन द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसमें जो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हुआ है वो सब यहाँ पे हमने भी फॉलो किया हुआ है। अगर कुछ डिविएशन है तो वो हम बताएंगे जरूर कि भाई ये हमने नया पॉलिसी चेंज कर दिया। कमेंट अबाउट द सीजनलिटी ऑफ इंटरिम ऑपरेशन। तो अगर आपका इंटरिम ऑपरेशन में सीजनलिटी है, मतलब सीजनल बिजनेस में आप डील कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंटरिम पीरियड में ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, किसी में कम रेवेन्यू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो रेन वेयर बनाती है, रेनकोट वगैरह बनाती है, तो उसका ज़्यादा बिजनेस जो है वो मेजरली आप देखने को मिलेगा जून जुलाई अगस्त में ज़्यादा बिजनेस होता है। उसके अलावा पूरे साल में कुछ खास बिजनेस होता नहीं है। तो कोई क्वार्टर में, कोई पीरियड में रेवेन्यू ज़्यादा दिखता है, कोई पीरियड में रेवेन्यू कम दिखता है। तो अकॉर्डिंगली आपको सीजनलिटी एक्सप्लेन करना है। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम्स अफेक्टिंग एसेट्स, लायबिलिटीज, नेट इनकम्स, मतलब इन शॉर्ट यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल आइटम्स, unusual item because of their nature size, like for example profit or loss on sale of assets, fire accidents, natural calamities and so on. Change in estimates of the previous interim period, अगर कोई accounting estimates बदल रहा है उसको disclose करो। Issue or repayment of a debt, segment information AS 17 के हिसाब से। Events occurring after interim period, जैसे event occurring after balance sheet date होता है वैसे event occurring after interim period भी होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट क्वार्टर इंटरिम पीरियड एंड्स ऑन 30 जून और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 जुलाई को बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में जितने भी इवेंट होंगे उन सबको बोलेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर इंटरिम पीरियड। और अगर कुछ एडजस्टमेंट लगता है तो करेंगे, नहीं तो खाली डिस्क्लोजर देंगे। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज रिस्ट्रक्चरिंग कुछ हुआ है तो वो बता दीजिए। फेयर वैल्यू डिस्क्लोज, लाइक अगर आपने कोई आइटम्स को उनके फेयर वैल्यूज पर अकाउंट किया है तो उसको भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। एंड लास्टली चेंज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बना दिया, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म बना दिया, तो ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, राइट। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि आपका जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन से अप्रोच से बनता है। तो सर यू आइदर हैव डिस्क्रीट अप्रोच और यू हैव इंटेग्रल अप्रोच। आपका जो P&L अकाउंट है वो अकेला ही इसमें डिस्क्रीट में भी बनता है और इंटेग्रल में बनता है, बाकी आपका पूरा जो इंटरिम स्टेटमेंट है वो इंटेग्रल अप्रोच से बनता है। नाउ व्हाट इज डिस्क्रीट एंड इंटेग्रल? सर डिस्क्रीट अप्रोच का मतलब है कि जो इंटरिम पीरियड है उसको एक अलग रिपोर्टिंग पीरियड माना जाएगा। लाइक अगर आप 3 महीना अप्रैल टू जून का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, करेक्ट, तो वो 3 महीने का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एक अलग पीरियड, उसको एक अलग रिपोर्टिंग पीरियड माना जाएगा। तो आइसोलेटेड 3 महीने का ही आपको डेटा देना है। बट जब मैं इंटेग्रल की बात करता हूं तो इंटेग्रल में क्या होता है मालूम है? एवरी इंटरिम पीरियड इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब यहाँ पे जो डेटा आएगा ना वो क्यूमुलेटिव आएगा। मतलब आप जब पहले 3 महीने का बनाओगे तो पहला 3 महीना आएगा, बट जब अगला 3 महीना लोगे ना तो उसमें पहला 3 महीना अगला 3 महीना मिलाकर 6 महीने का डेटा दिया जाएगा। सो यहाँ पर आपका पूरा क्यूमुलेटिव डेटा आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो 3 महीने का एक आइसोलेटेड डेटा आएगा। जैसे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मैं इंटेग्रल अप्रोच करता हूँ तो अगर 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर का मेरा क्वार्टर है और मैंने इसमें 12 महीने का रेंट भरा हुआ है, करेक्ट, तो जैसे हम एक एनुअल पीरियड में रिपोर्ट करते हैं वैसे ही यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो एनुअल पीरियड के हिसाब से अगर आप ध्यान दोगे तो जुलाई से लेकर 31 मार्च 9 महीना करंट ईयर में आता है, 3 महीना प्रीपेड जाता है। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करते ही कैसे दिखाऊंगा? 9 महीने का मैं खर्चा दिखाऊंगा, जो कि मेरा पूरा जुलाई से लेकर 31 मार्च पूरा 9 महीने का मैं 9,000 रुपये का खर्चा, 9 महीने का खर्चा दिखाऊंगा, और बाकी का जो मेरा 3 महीना है वही प्रीपेड दिखेगा। बट जो डिस्क्रीट अप्रोच है उसमें ऐसा नहीं होगा। डिस्क्रीट अप्रोच में खाली 3 महीने का खर्चा दिखेगा, 9 महीना प्रीपेड में चला जाएगा। फिर जब अगला 3 महीना बनाओगे तो 3 महीने का खर्चा दिखेगा, 6 महीने का प्रीपेड दिखेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसी पीरियड का डेटा दिखाएंगे। यहाँ पे हम इंटीग्रल में क्यूम्युलेटिव डेटा दिखाएंगे, करेक्ट, मतलब आज तक कितना, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेके आज तक कितना, दैट इज इंटीग्रल अप्रोच। सो आपका जो P&L अकाउंट है वो डिस्क्रीट पे बनता है और इंटीग्रल पे भी बनता है, दोनों पे बनता है। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका SOC, ये सब इंटीग्रल अप्रोच पे बनता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज recognition and measurement in interim financial statements.
तो सर अलग अलग आइटम्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? सो अकाउंटिंग पॉलिसीज, हमने सबसे पहले ये बताया था कि जो हमने पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किए उन सबको हमने एज इट इज़ यहाँ पर भी फॉलो किया है। बट अगर फॉर एग्जांपल कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो रहा है, कोई डिविएशन हो रहा है, तो उसको डिस्कस करना पड़ेगा। अब आपको क्या समझना है कि अगर आपके इंटरिम पीरियड में कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ है, करेक्ट, तो अगर फर्स्ट क्वार्टर में ही चेंज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में चेंज हुआ वही कंटिन्यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी रहेगा। प्रॉब्लम कब होगा? अगर आपका Q3 में, समझो थर्ड क्वार्टर में कोई पॉलिसी चेंज हो गया, अभी आपने क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में फॉर एग्जांपल फीफो पे वैल्यूएशन किया और क्वार्टर 3 में आप वेटेड एवरेज पे कर रहे हो, तो एक ही साल में दो अलग अलग मेथड नहीं हो सकता। तो अगर आप Q3 में वैम पे जा रहे हो तो Q1 Q2 को भी आपको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना पड़ेगा। मतलब Q1 Q2 का जो इन्वेंट्री का इफेक्ट होगा, Q1 Q2 में भी जो इन्वेंट्री का इफेक्ट होगा वो आपको Q1 Q2 में एडजस्ट करना पड़ेगा। बट सर Q1 Q2 तो फाइनल हो गया रहेगा ना, तो वी विल मेक द नेसेसरी चेंजेस इन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री एंड वी विल मेक द चेंजेस इन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। मतलब जो 1 अक्टूबर का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 2024 का, इसका P&L में चेंजेस करो और इन्वेंट्री में चेंजेस करो, और करंट क्वार्टर का जो चेंजेस है वो करंट क्वार्टर में ही एडजस्ट होगा। तो Q1 Q2 Q3 का क्यूमुलेटिव इफेक्ट Q3 में नहीं देंगे। Q3 में जितना चेंजेस हो रहा है इन्वेंट्री में और जितना प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजेस है वो Q3 में अकाउंट करेंगे और Q1 Q2 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा, राइट? तो देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, द सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अडॉप्टेड इन द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी अप्लाइड इन प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS5 which occurred after the annual financial statement. Any change in the accounting policy during the interim period will have a retrospective effect in the earlier interim periods also. करेक्ट? तो पहले पीरियड में भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू अराइजिंग सीजनली, साइक्लिकली, ओकेशनली। ओकेशनल रेवेन्यू, सीजनल रेवेन्यू, जैसे डिविडेंड ओकेशनल रेवेन्यू है, करेक्ट? तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है मालूम है? ऐसे जो ओकेशनल या सीजनल रेवेन्यू होते हैं, इट शुड बी अकाउंटेड इन द सेम पीरियड इन विच इट हैज अराइज्ड। इसको एंटीसिपेट करके, लाइक मतलब कोई फ्यूचर के क्वार्टर में आने वाला है उसको अभी एंटीसिपेट करके अभी के क्वार्टर में रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। या तो फिर इनकम को फ्यूचर के लिए डेफर करो, मतलब आपने Q1 में इनकम कमाया बट आप ये बोल रहे हो नहीं Q3 में खर्चा ज्यादा होगा, मैं Q3 में डेफर करूंगा। सर नहीं कर सकते। ऐसा एंटीसिपेशन और डेफरल आप तभी कर सकते हो अगर सच एंटीसिपेशन और डेफरल इज अलाउड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा आप डेफर कर सकते हो, मतलब एज ऑन 31 मार्च जो आप P&L बनाओगे उसमें अगर आप कोई इनकम अगले साल में धक्का मार सकते हो या फिर कोई फ्यूचर का इनकम एंटीसिपेट करके अभी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ही आप इंटरिम पीरियड में भी कर पाओगे, वरना अलाउड नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं जब राइट टू रिसीव अराइज होता है, करेक्ट? तो जिस पीरियड में अराइज होता है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको आगे फ्यूचर के लिए धक्का नहीं मारते, डेफर नहीं करते उसको। बट रही बात गवर्नमेंट ग्रांट की, तो गवर्नमेंट ग्रांट में आपको मालूम होगा हम लोग DGG रिकॉर्ड करते हैं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट में आपको भले ग्रांट अभी मिला है बट थोड़ा रेवेन्यू आप अभी रिकॉर्ड करके बाकी का डेफर करते हो टू फ्यूचर पीरियड। तो गवर्नमेंट ग्रांट में आप डेफर करते हो ना एज ऑन 31 मार्च, तो सिंस deferral is done in the annual financial statement, it will also be done in the interim statement. तो आप करंट 3 महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, आगे का धक्का मारो, फिर अगला 3 महीने का रिकॉर्ड करो, आगे का धक्का मारो, एंड सो ऑन, वरना डेफरल एंड एंटीसिपेशन इज नॉट अलाउड। तो गवर्नमेंट ग्रांट एक पेक्यूलर एग्जांपल है, बाकी आपका जो सीजनल सेल्स है, डिविडेंड इनकम है, ये सब आपको उसी क्वार्टर में, उसी पीरियड में अकाउंट करना है जिस पीरियड में वो अराइज हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो देखिए इसको कैसे लिखा है, सच रेवेन्यू शुड नॉट बी एंटीसिपेटेड और डेफर्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑन इंटरिम डेट इफ सच एंटीसिपेशन और डेफरल इज नॉट अप्रोप्रिएट एट द एंड ऑफ द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड। एग्जाम्पल डिविडेंड इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट। अभी डिविडेंड इनकम देखो क्या लिखा है, recognized as income when a valid resolution is passed in the EGM, that is no deferral. Profit on sale of asset, investments etc. वो भी यही लॉजिक पे चलता है। So जिस पीरियड में अराइज हो रहा है उस पीरियड में अकाउंट करो, कहानी खत्म करो।
बट गवर्नमेंट ग्रांट में क्या होता है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड फॉर विच कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट आर एक्सपेक्टेड टू बी सैटिस्फाइड, deferred to the extent conditions are expected to be met in the subsequent period. तो we defer it, जितना अभी का है उतना अभी रिकॉर्ड करेंगे, बाकी का हम डेफर करते हैं. Now moving on to the next point, cost incurred unevenly throughout the year. सर ये भी एकदम ऊपर वाले जैसा कॉमन है. अगर आपका कोई अनइवन एक्सपेंडिचर है तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम इंटरिम पीरियड इन विच द कॉस्ट इज इनकर्ड. उसमें डेफरल या एंटिसिपेशन पॉसिबल नहीं है. डेफरल या एंटिसिपेशन तभी हो सकता है अगर एनुअल बेसिस पे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डेफर या फिर एंटिसिपेट किया जा सकता है तो. बट जो आपका इवन एक्सपेंस होता है ना, वो आपको इवनली रिकॉर्ड करते जाना है. जैसे सैलरी है, इवन एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी इवन है, तो 3 महीने का एक पीरियड खत्म हुआ, 3 महीने का रिकॉर्ड करो. अगला 3 महीने का रिकॉर्ड का पीरियड खत्म हुआ, अगला 3 महीने का सैलरी रिकॉर्ड करो, तो 6 महीना हो गया, 6 महीने का सैलरी आएगा. बट जो अनइवन होता है उसको ऐसा डेफर नहीं करने का, मतलब उसको ऐसा इवनली रिकॉर्ड करने को झटझट में नहीं पड़ने का. वाई? बिकॉज इट इज अनइवन एक्सपेंडिचर. तो जिस पीरियड में आप वो एक्सपेंस इनकर करते हो उसी पीरियड में पूरा का पूरा रिकॉर्ड करो. ऐसा नहीं कि उसको मैं आगे के लिए डेफर करूंगा, वो अलाउड नहीं है. वो तभी कर सकते हो अगर एनुअल बेसिस पे डेफर कर सकते हो तो. बट ऐसे जनरली आपको कोई एक्सपेंस देखने नहीं मिलेगा. भी जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय बोनस है, तो बोनस इज नॉट इवन, इट इज अनइवन. तो जिस पीरियड में आपने बोनस कॉस्ट इनकर किया उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो, डेफरल पॉसिबल नहीं है. बैड डेट्स भी ऐसा ही है. आपको जिस पीरियड में बैड डेट्स का लॉस हुआ पूरा का पूरा बैड डेट्स उसी पीरियड में अकाउंट करो. डोंट टेक इट टू द नेक्स्ट क्वार्टर. अभी आप लोग को बोलेंगे कि सर हम लोग को बैड डेट्स हुआ है तो 50% अभी रिकॉर्ड किया, 50% नेक्स्ट क्वार्टर में करेंगे. सर अलाउड नहीं है. आपने कभी देखा है 31 मार्च को एनुअल बेसिस पे किसी को अपना बैड डेट्स डेफर करते हुए कि 50% अभी रिकॉर्ड करेंगे, 50% अगले साल रिकॉर्ड करेंगे? लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये सब डेफर नहीं होता है. यू रिकॉर्ड इट इन द पीरियड इन विच इट अराइजेस. करेक्ट. तो ये जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है ये आपको बहुत ध्यान रखना है. तो आपके अगर सीजनल रेवेन्यूज है, सीजनल रेवेन्यू है, तो इट शुड बी अकाउंटेड इन द सेम पीरियड इन विच इट इज अराइज्ड. और सेम अगर आपका अनइवन एक्सपेंडिचर है तो इवन दैट विल बी अकाउंटेड इन द सेम पीरियड इन विच द एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड. Deferral or anticipation is not possible. It is possible only if it can be deferred or anticipated in the annual statement. वरना allowed नहीं है. Then next point, accounting estimates. Interim financial statements का पीरियड छोटा होता है तो इसका जो एस्टिमेशन है ना उसको ज़्यादा डिग्री ऑफ एस्टिमेशन लगता है. मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए. जब पीरियड लंबा होता है ना तो एस्टिमेट करना आसान होता है. बट जब छोटा पीरियड होता है ना तो उसमें चीज़ों को एस्टिमेट करके रिकॉर्ड करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मेरा करंट ईयर का एस्टिमेटेड टर्नओवर 100 करोड़ होगा तो मेरे पास 12 महीने उस एस्टिमेशन को साकार करने में. बट सिर्फ जब मेरे पास 3 महीना होगा ना तो 3 महीने का एस्टिमेशन भी दिमाग से करना पड़ेगा. थोड़ा जस्टिफाइबल भी होना चाहिए. तो इसके लिए वो बोलते हैं कि यू रिक्वायर एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ एस्टिमेशन फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. अब यहाँ पर भी सिंपल लॉजिक है कि अगर आपका कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होता है, होने दो, एज पर AS5 उसको अकाउंट करेंगे, मतलब उसका डिस्क्लोजर जाएगा और उसको प्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है. जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आपका क्वार्टर 1 में 5% RDD है और क्वार्टर 2 में आपको उसको 7 करना है. करेक्ट. तो क्वार्टर 2 में 2% से RDD बढ़ रहा है. करेक्ट. तो सिर्फ 2% एक्स्ट्रा आपको क्वार्टर 2 में अकाउंट करना है. करेक्ट. आपको रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर चेंजेस करना नहीं है. अभी जैसे Q3 में आपने 100 रुपए का प्रोविजन बनाया बट Q4 में आने के बाद आपको उसे 120 रुपए का प्रोविजन दिखाना है तो कुछ नहीं, आपको Q4 में खाली 20 रुपया बढ़ाना है, बस बात खत्म. कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है. प्रोस्पेक्टिव आज से अभी से चेंज करो और उसका डिस्क्लोजर देके कहानी खत्म करो. करेक्ट. तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कोई इतना दिक्कत नहीं होता है. बट हाँ, पॉलिसी में आपको बेशक ध्यान देना है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा. तो अगर Q3 में पॉलिसी चेंज हुआ तो Q1 और Q2 में जो उसका इंपैक्ट है वो आपको Q1 Q2 में जाके देना पड़ेगा और Q3 का इंपैक्ट Q3 में दिखाना पड़ेगा. नेक्स्ट, टैक्स एक्सपेंसेस. सर इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं हमारे एनुअल इनकम पे, जो हमारा एनुअल एस्टिमेटेड इनकम होता है उसके ऊपर हम इनकम टैक्स उसके ऊपर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं. बट बिकॉज हम लोग इंटरिम पीरियड का स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो वी विल बी रिक्वायर्ड to show the tax expense for every interim period.
तो अपने को क्या करने का, अपने को पूरे साल का इनकम एस्टिमेट करने का, करेक्ट, और उसका पूरे साल का एस्टिमेटेड टैक्स निकालकर एक वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकाल लेने का, करेक्ट। और वो जो वेटेड एवरेज टैक्स रेट है दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द क्वार्टरली और द इंटरिम पीरियड में जितना इनकम है उसके ऊपर, क्योंकि इंटरिम पीरियड का जो इनकम होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू अवर एनुअल इनकम, करेक्ट। तो अगर मैं पूरे साल में 10 लाख कमाने वाला हूँ, फर्स्ट क्वार्टर में 2.5 लाख, सेकंड क्वार्टर में 4 लाख, 6.5 लाख हो गए, थर्ड क्वार्टर में 1.5 लाख, तो 8 लाख हो गया, फोर्थ क्वार्टर में 2 लाख, तो ऐसा मैं डिवाइड करेगा और उसके ऊपर अपना टैक्स रेट लगाएगा। कौन सा टैक्स रेट? वेटेड एवरेज टैक्स रेट। और वेटेड एवरेज टैक्स रेट हम कब लगाते हैं? जब स्लैब रेट होता है। अगर एक ही कॉमन रेट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इन दैट केस माय वेटेड एवरेज टैक्स रेट इज व्हाट? टोटल टैक्स पेएबल ऑन द एस्टिमेटेड टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम in the year, मतलब total tax payable divided by total taxable income into 100. This will give you what? Your average tax rate. And this average tax rate you have to multiply with the taxable income in the interim period. और उसको आपके interim statement में report करो, disclose नहीं कर यार। So जो भी आपका tax का figure आएगा that you have to put in your interim statement. Correct? So these are your डिफरेंट मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज, जिसमें टैक्स एक्सपेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकता है, और सीजनल रेवेन्यू और अनइवन एक्सपेंडिचर थ्रू आउट द ईयर जो इनकर कर रहे हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ कंपैरेटिव इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सर इंटरिम में भी आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स देना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या कंपैरेटिव्स देना है इसको मैं सीधा एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। कंपनी है पी लिमिटेड, वो अपना इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड क्वार्टर के लिए बना रही है, दैट इज जुलाई टू सितंबर 22। तो सर बैलेंस शीट, P&L, एसओसी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका इंटरिम स्टेटमेंट में क्या क्या कंपैरेटिव देना पड़ेगा? सर सबसे पहले बैलेंस शीट विच इज ऑलवेज एज ऑन अ डेट। तो आपको सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा एज ऑन द इंटरिम डेट विच इज 30th of September 22, जो आपका करंट इंटरिम पीरियड का एंडिंग है। अब इसका कंपैरिजन पिछले साल के सेम डेट से नहीं होगा, इसका कंपैरिजन होगा 31 मार्च 2022 से, मतलब आपका जो मोस्ट रिसेंट एनुअल डेट है उससे कंपेयर करोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि 31 मार्च 22 से लेकर अभी तक ये 6 महीने में मेरा नेटवर्थ में क्या ग्रोथ हुआ है, ये 6 महीने में मेरे कंपनी में क्या चेंजेस हुआ है। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो इंटरिम डेट है उसको कंपेयर किया जाएगा मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट के साथ, जो एनुअल रिपोर्टिंग डेट है उसके साथ आप कंपेयर करो, दैट इज 31 मार्च 22। देन विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी विच इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड, इसमें 2 P&L बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया, एक इंटीग्रल अप्रोच के हिसाब से और एक डिस्क्रीट अप्रोच के हिसाब से। तो पहले अगर आप डिस्क्रीट अप्रोच देखेंगे तो बराबर 3 महीने का P&L बनेगा, 1 जुलाई 22 से लेकर 30 सितंबर 2022, और एग्जैक्टली उसका करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर का सेम पीरियड, दैट इज 1 जुलाई 21 से लेकर 30th of September 21, सेम पीरियड। एंड दूसरा बनेगा YTD, इसको क्या बोलते हैं? YTD, ईयर टू डेट। ईयर टू डेट का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट, इंटीग्रल अप्रोच। तो 1 अप्रैल 22 को ईयर चालू हुआ अप टू 30th of September 22, पूरे 6 महीने का P&L आएगा, और इसको कंपेयर करेंगे एग्जैक्टली पिछले साल का सेम पीरियड, मतलब 1 अप्रैल 21 से 30th September 21। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड एसओसी वो भी आपका YTD के हिसाब से बनेगा, ईयर टू डेट। इसमें आपका डिस्क्रीट अप्रोच नहीं होगा, इट इज प्योरली व्हाट, ईयर टू डेट। सो 1 अप्रैल 22 से लेकर 30th September 22, 6 महीने का कैश फ्लो एज वेल एज एसओसी, और एग्जैक्टली पिछले साल का सेम 6 महीने का पीरियड, दैट इज 1 अप्रैल 21 टू 30th September 21, करेक्ट। इसको बोलते हैं ईयर टू डेट बेसिस। और थियोरेटिकली भी मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिख के रखा हुआ है, करेक्ट, बैलेंस शीट एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड वर्सेस मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, करंट इंटरिम पीरियड वर्सेस करस्पॉन्डिंग पीरियड इन प्रीसीडिंग ईयर, एंड ईयर टू डेट ऑफ करंट ईयर वर्सेस करस्पॉन्डिंग ईयर टू डेट, एंड एसओसी और कैश फ्लो का भी सेम, करंट पीरियड ईयर टू डेट वर्सेस करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर टू डेट, करेक्ट। सो ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है आपके इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो यू विल नॉट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन वेयर यू हैव टू प्रिपेयर एन इंटरिम रिपोर्ट, आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आएगा।
तो मैं एक क्वेश्चन इसके साथ आपको सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें काफी सारे अलग अलग एडजस्टमेंट्स कवर्ड है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये एक क्वेश्चन आप एग्जाम के पहले भी कर लोगे ना तो भाई इसमें सारे एडजस्टमेंट्स आपके कवर हो जाते हैं. मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, आपको मॉड्यूल में भी देखने मिल जाएगा. अभी देखिए हो क्या रहा है. अंतर भारती लिमिटेड reported a profit before tax of 4 lakhs for the third quarter ending 30th September 2021. On inquiry, you observe the following. क्या ऑब्जर्व किया? Give the treatment required under AS 25. तो यहाँ पर कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एडजस्टमेंट्स है और आपको बोला है प्रिपेयर द एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर बिफोर टैक्स फॉर द थर्ड क्वार्टर. मतलब सर आपने अलग अलग एडजस्टमेंट्स तो किए बट इसमें कुछ गलती होगी, तो उस गलती को सुधार कर आपको वापस से प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है. तो सबसे पहले डिविडेंड इनकम ऑफ 4 lakhs रिसीव्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली 1 lakh. अभी सर डिविडेंड जो है ये एक सीजनल इनकम है, साइक्लिक इनकम है, करेक्ट, ओकेशनल है, कभी कभी मिलता है. तो ऐसे इनकम्स को आप तभी डेफर कर सकते हो अगर एनुअल बेसिस पे इसका डेफरल पॉसिबल है. तो इधर आपने वही किया, आपने 1 लाख रुपया रिकॉर्ड किया, बाकी का 3 लाख नेक्स्ट क्वार्टर के लिए डेफर कर दिया. तो सर जब एनुअल बेसिस पे कोई चीज डेफर नहीं हो सकती तो इंटरिम पीरियड पे कैसे डेफर होगी? और ऐसे जो इनकम होता है साइक्लिक इनकम्स, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड. तो आपने 4 में से सिर्फ 1 लाख अभी रिकॉर्ड किया तो बाकी का 3 लाख भी अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें 3 लाख रुपया बढ़ जाएगा प्लस 3 lakhs, करेक्ट. देन 80% ऑफ द सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 15 lakhs incurred in the third quarter has been deferred to the fourth quarter as the sales in the last quarter is high. सर सबसे पहले तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस एक अनइवन एक्सपेंडिचर है. यू डोंट इनकर इट इवनली थ्रू आउट द ईयर. ये एक पर्टिकुलर क्वार्टर में इनकर किया जाता है. आपने क्या किया, 15 लाख का खर्चा है उसका 80% फ्यूचर के लिए डेफर कर दिया. मतलब आपने 12 लाख फोर्थ क्वार्टर में धक्का मारा. ऐसा अलाउड नहीं है, पूरा का पूरा खर्चा अभी रिकॉर्ड करना है. तो 12 लाख रुपया जो आपने नेक्स्ट क्वार्टर में धक्का मारा उसको इसी क्वार्टर में अकाउंट करना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी डेफर्ड. सो अगर आप इसी क्वार्टर में उसको अकाउंट करोगे तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा 12 lakhs, क्योंकि 15 लाख का 80% दैट इज 12 लाख रुपया आपको अभी प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, अभी इस क्वार्टर में बुक करना पड़ेगा. देन इन द थर्ड क्वार्टर द कंपनी changed the depre method from WDV to SLM, which resulted in excess depreciation of 12 lakh. The entire amount has been debited in the third quarter, though the share of third quarter is only 3 lakhs. सर सबसे पहले जब डेप्री का मेथड चेंज होता है इट इज नॉट अ पॉलिसी, इट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट. और जब कोई एस्टीमेट चेंज होता है तो उसका जो इफेक्ट ऑफ चेंज है, जैसे अभी यहाँ पे आपको एडिशनल 12 लाख का डेप्री आ रहा है, उसको उसी क्वार्टर में अकाउंट करते हैं जो इन्होंने सही किया है. बट आपको उल्लू बनाने के लिए जानबूझ के उन्होंने ऐसा बोला कि करंट क्वार्टर का सिर्फ 3 लाख शेयर है. तो आप लोग क्या सोचोगे कि थर्ड क्वार्टर का 3 लाख है तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर का 9 लाख होगा, तो वो तो उस क्वार्टर में जाके रिकॉर्ड करना चाहिए, करेक्ट. तो हमने तो यहाँ पे पूरा 12 लाख माइनस किया है, तो अभी अपने को 9 लाख रुपया एड बैक करना पड़ेगा. आप गलत हो सर. आप ये तभी करते अगर ये चेंज इन पॉलिसी होता. अगर चेंज इन पॉलिसी होता ना तो ये ट्रीटमेंट रॉन्ग था इनका. सिर्फ 3 लाख ही इस क्वार्टर में दिखना चाहिए, 12 लाख नहीं दिखना चाहिए. तो इसका मतलब 9 लाख का खर्चा आपको एड बैक करना पड़ेगा. बट ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है, ये एस्टीमेट में चेंज है. और एस्टीमेट का जो चेंज होता है इट शुड बी अकाउंटेड इन द सेम पीरियड इन विच द चेंज हैज अकर्ड. तो आपको पूरा का पूरा अभी रिकॉर्ड करना है, और जो कि कंपनी ने किया है. तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा का पूरा करेक्ट एडजस्टमेंट है, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको. देन 2 lakhs extraordinary gain received in third quarter was allocated equally to the third and fourth quarter. सर वापस वही हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन मतलब क्या हो गया, ये साइक्लिक हो गया, ओकेशनल हो गया. तो आपको उसी क्वार्टर में रिकॉर्ड करना चाहिए जिसमें अराइज हुआ. आपने क्या किया, इक्वली थर्ड क्वार्टर में 1 लाख दिखाया और बाकी का 1 लाख आप फोर्थ क्वार्टर के लिए लेके जा रहे हो. तो फोर्थ क्वार्टर में कुछ नहीं लेके जाने का सर, वो भी इधर ही दिखाने का. तो आपका गेन है तो 1 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, राइट. Then cumulative loss resulting from the change in the method of inventory valuation was recognized in the third quarter of 3 lakh. Out of this loss, only 1 lakh relates to the previous quarter. अभी देखो ये चेंज इन पॉलिसी है, आपने पॉलिसी चेंज किया जिसके वजह से 3 लाख रुपए का फर्क पड़ रहा है प्रॉफिट्स पे, जिसमें से 1 लाख रुपया पिछले क्वार्टर का है.
तो जो पिछले क्वार्टर का है ना सर, उसको पिछले क्वार्टर में अकाउंट करो, इस क्वार्टर में अकाउंट नहीं करने का। क्यों? क्योंकि रेट्रो इफेक्ट देना है। तो इसका मतलब अगर 1 लाख रुपया पिछले क्वार्टर का है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस क्वार्टर में एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका खर्चा कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वी विल हैव टू एड बैक 1 लाख रुपीस, करेक्ट। सो आउट ऑफ दिस 1 लाख रिलेट्स टू द प्रीवियस क्वार्टर। सो व्हाट रिलेट्स टू द प्रीवियस क्वार्टर, टेक इट टू दैट क्वार्टर। तो उस क्वार्टर में जाके खर्चा दिखाओ, इधर खर्चा नहीं दिखेगा। तो 1 लाख रुपया एडअप हो जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट बेचा और उसमें 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सीजनल है, करेक्ट, ओकेशनल है। तो इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ। पूरा का पूरा 20 लाख रुपया फर्स्ट क्वार्टर में बुक करना चाहिए। बट द कंपनी हैड अपोर्शन्ड दिस इक्वली टू द 4 क्वार्टर्स। अरे वाह, 5-5 लाख रुपया चारों क्वार्टर में डिवाइड कर दिया। गलत है ना। पूरा का पूरा 20 लाख रुपए का रेवेन्यू प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में दिखना चाहिए। इन्होंने क्या किया, हर एक क्वार्टर में 5-5 लाख दिखा दिया। मतलब थर्ड क्वार्टर में भी 5 लाख रुपए का गेन एडेड है, राइट। उसको रिवर्स करो तो ये गेन आपको यहां से करना पड़ेगा लेस, राइट। सो देखिए आपका 4 लाख का प्रॉफिट से शुरू हुआ था, प्लस 3 लाख माइनस 12 प्लस 1 माइनस 5, तो टोटल 8 लाख का लॉस बैठ रहा है। तो पहले आपने शुरू किया था 4 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, बट रेक्टिफिकेशन के बाद इट इज बिकमिंग 8 लाख का लॉस, जो आप यहां से भी देख सकते हो। देखिए स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द थर्ड क्वार्टर, करेक्ट, एंड फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स -8 लाख। -8 लाख मतलब 8 लाख रुपए का यहाँ पर हो रहा है लॉस, करेक्ट। सो आप देख सकते हैं पूरा सोल्यूशन एक बारी ये उसने स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया है, करेक्ट। और इसका थियोरेटिकल भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया हर एक का। सो एग्जाम में आपको थियोरेटिकल एज वेल एज ये करेक्ट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके दिखाना है। ये क्वेश्चन भी आप देख लोगे ना तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। सो विद दिस वी कंक्लूड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।